PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसिल्क में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। What a nail to nail, what a ball to ball and a heart throbbing match by Karachi Kings and Peshawar Zalmi। ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला देखने में आया जिसमें ना दिल ना हाथ ना कोई दिमाग कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस ये था कि निगाहें स्क्रीन पे थी कौन जीतेगा और कौन हारेगा, मगर जो झंडा है वो कराची किंग्स ने गाड़ा है। कराची के मैदानों में 279 रन्स का जो हदफ था वो पूरा कर लिया कराची ने और दो विकेटों से जीते हैं। तो पूरे मैच पे आज हम बात करेंगे किसकी गलतियां थी, किसने अच्छा खेला, किसको पावर स्कोरिंग मिली और किसको कम खेलने का मौका मिला। तो हम बात करेंगे वन एंड ओनली हमारे क्रिकेट प्रेजेंटर जो हैं और ज़बरदस्त किस्म का तज्जिया देते हैं हारून रशीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक बहुत ही नेल बाइटिंग फिनिश। आखिर वक्त तक, आखिरी ओवर्स तक नहीं पता था कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी। अगर हिस्ट्री को हम देखते हैं तो एक ऐसी ही सिचुएशन में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 2 रन से हराया हुआ है, लेकिन आज प्रॉब्ली कराची किंग्स का दिन था। कराची किंग्स ने अपने नर्व्स को होल्ड किया। आखिरी ओवर में उनको 8 रन चाहिए थे, उन्होंने वो अचीव कर लिए। 2 चौके लग गए उस ओवर में और उसके बाद जो है मैच उनके हक में गया। लेकिन इस किस्म के मैचेस ही जो है ना वो इंटरेस्ट को जनरेट करते हैं क्राउड में जो ग्राउंड में मौजूद हो और जो लोग बैठ के टेलीविज़न पर देख रहे होते हैं। आई थिंक हर कोई आज ग्लूड था और मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग नर्वी थे कि जो कराची किंग्स के सपोर्टर थे उसको सपोर्ट करने के लिए थे। आज ग्राउंड में भी सेलिब्रिटीज़ का मेला लगा हुआ था कराची किंग्स के डगआउट में। और उसके बाद दूसरी तरफ देखें तो पेशावर ज़ल्मी भी काफ़ी ज़्यादा होपफुल नज़र आ रही थी कि आज वो जीत लेंगे। लेकिन मेरे अपने नज़दीक इस किस्म के मैचेस जो हैं वो इंटरेस्ट जनरेट करते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा भी इसी किस्म के मैचेस होंगे। हम मैच से पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर उसी पिच पे मैच हुआ तो ये लो स्कोरिंग मैच होगा और हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि टॉस जीतने वाली टीम जो है वो पहले बॉलिंग के लिए अपनी करेगी और दूसरी टीम को दावत देगी। एग्जैक्टली यही हुआ और वार्नर ने टॉस जीतने के बाद पेशावर ज़ल्मी की जो है बैटिंग की दावत दी। आज बाबर आजम की थोड़ी सी फॉर्म तो हमें नजर आई, लेकिन आई थिंक वो बहुत लकी थे। शुरू में ही उनका एक LBW जो है वो अंपायर ने आउट दे दिया था, रिव्यू लेने के बाद वो बच गए। उसके बाद एक कॉटन बोर्ड छूट गया शुरू में ही, लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने अच्छी इनिंग खेली। 46 रन उन्होंने किए। हारिस ने भी ऑन एंड ऑफ उन्होंने 1-2 ऊंची हिटें मारी थी, लेकिन वो आज उस तरह नहीं खेल सके। 28 रन पे आउट हो गए और फिर जोसेफ ने नीचे से आके थोड़े से रन बनाए जिसकी वजह से जो स्कोर है ये 147 for 8 हो गया। आज बॉलिंग की तरफ अगर आप देखें तो मिक्स्ड बैग है। खुशदिल शाह ने तीन आउट किए 20 रन दे के, अब्बास आफरीदी ने 3 आउट किए 30 रन दे के और मीर हमजा ने 1 आउट किया 14 रन दे के। और उसके जवाब में कराची किंग्स ऐसा लग रहा था कि एक वक्त में वो नहीं पहुंच सकेगी इस हदफ तक, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि डेविड वार्नर ने कैप्टन इनिंग खेली और उसके बाद खुशदिल शाह ने जो एक बहुत ही मुश्किल मरहला था उसमें उन्होंने जो 23 रन की जो अनबीटन इनिंग खेली है उसने काफ़ी हद तक जो है ना मैच को काफ़ी क्लोज ले गए और इन दी एंड नबी ने 14 बनाए, लेकिन इन दी एंड हसन अली ने आके, क्योंकि विकेट्स इनकी भी गिर गई थी, 8 विकेट्स इनकी गिर चुकी हुई थी, हसन अली ने आगे जो चौका लगाया उससे उनको फ़ायदा हो गया। ल्यूक वुड ने आज बहुत उम्दा बॉलिंग की, 3 आउट किए उन्होंने 28 रन दे के। अगर देखें रज़ा ने जो है वो जो यंग लड़का है उसने 2 आउट किए 32 रन दे के और आरिफ याकूब ने 1 आउट किया 18 रन दे के। तो अगर हम बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही और होना भी चाहिए था। आई थिंक जो हम वो बात कर रहे थे कि जो पार स्कोर है वो राउंड अबाउट 160 के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। हम प्री मैच में जब बात कर रहे थे अगर 160 प्लस कोई भी कर जाता, थोड़ी सी मेरे नज़दीक पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग में गलतियां की और जो कराची किंग्स के बॉलर्स ने आखिर में आके जिस तरीके से उनको कंट्रोल किया, वक्त पे उनको विकेट्स मिली जिसमें खुशदिल शाह का रोल बहुत बड़ा था। इस वजह से वो जो है इस मैच को जीतने में कामयाब हुए। आई थिंक इस जीत से बहुत बड़ा बूस्ट मिला होगा कराची किंग्स को। अभी भी मुझे वीक लिंक्स नज़र आते हैं। आमिर जमाल इज़ अ वीक लिंक, इरफानुल्लाह नियाजी इज़ अ वीक लिंक इन कराची किंग्स। वेयर एज मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ालमी की टीम जो है वो बिल्कुल ठीक, वेरी वेल
बैलेंस्ड है, लेकिन उनका इशू सिर्फ ये है कि जो जिस किस्म के बैटर्स हैं ना उनके पास, उनको फ्लैट विकेट चाहिए, जहाँ ट्रिकी विकेट होगी, जहाँ सीम कर रहा होगा, जैसे आज था अप एंड डाउन बाउंस था, कभी गेंद नीचे रह रही थी, स्लो डिलीवरी जो है, जो आगे पिच होती थी वो ज़्यादा बैट पे नहीं आती थी, पीछे जब बॉल करते थे तो बड़ा तेज़ी के साथ गेंद ऊपर जाती थी। सो ओवरऑल मैं देखता हूँ कि पिच का जो स्टैंडर्ड है वो इतना अच्छा नहीं था T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए दोनों तरफ टीमें बहुत एप्रीहेंसिव थी और दोनों टीमों को पता था कि अगर कोई भी टीम 150-60 रन कर गई तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चेस करना, क्योंकि दोनों की तरफ बॉलिंग का बैलेंस भी बहुत अच्छा था। मेरे नज़दीक पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग का बैलेंस ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आज उनको आउट करना चाहिए था इनको, लेकिन आई थिंक वार्नर इतना एक्सपीरियंस्ड बैटर है, उसने दुनिया भर में अब तो उसने रिकॉर्ड भी कर दिया, आई थिंक 13,000 रन या पता नहीं उससे ज़्यादा रन वो बना गए हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ 50s उन्होंने की हैं इस पूरी T20 के फॉर्मेट में। सो इतना बड़ा प्लेयर, और कराची एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनका कैप्टन डिलीवर करे, ये पिछले 2-3 मैचों से वो नहीं कर रहे थे, लेकिन आज जब उन्होंने डिलीवर किया वो कंट्रीब्यूशन जो है उनका वो विनिंग उसकी सूरत में खत्म हुआ, तो मेरे अपने नज़दीक कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस मैच को जीतना। मैच का पलड़ा हमने देखा जब बाबर आजम का जो कैच मीर हमजा ने छोड़ा है, तो आई थॉट कि बाबर विल गोना गेट आउट और बाबर विल नॉट स्कोर लाइक इट वाज, एंड ही स्कोर्ड रियली वेल। नहीं, उसके बाद तो अब देखें ना, यही मैं आपको कहता हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस बैटर्स होते हैं ना उनको तो थोड़ा सा वक्त गुजारना होता है। अगर आप अर्ली स्टेजेस में देखेंगे जो पिछले मैचेस में बाबर आते ही 2 से 4 बॉलों में 5 बॉलों में आउट हो जाते थे। दुनिया का हर बैट्समैन अर्ली स्टेजेस के ऊपर इस किस्म के चांसेस होते हैं कि वो आउट हो जाए, लेकिन जब वो थोड़ा सा वक्त गुजार लेते हैं वो उसके बाद फिर वो अपना अंदाज में खेलते हैं, जैसे आज बाबर ने खेला। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो खुशदिल शाह की उस बॉल को रीड नहीं कर सके और गेंद वो सीधी थी, उसको थोड़ा टर्न समझ के खेले, स्क्वायर रन हो गए हुए थे, विकेटों के बिल्कुल सामने उनको पैड पे बॉल लगी, वो LBW हो गए। और मैच से पहले आपने देखा है वकार और वसीम अकरम उनको कुछ टिप्स भी दे रहे थे बिफोर गोइंग फॉर द मैच। That was really important. ये एक्चुअली जब भी आप देखते हैं ना मैचेस में, ये कमेंटेटर्स हो गए, फॉर्मर क्रिकेटर्स हो गए, आपस में जब ये मिलते हैं ना तो वेरियस चीज़ें क्रिकेट की एस्पेक्ट्स की डिस्कस करते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो टिप्स हो, डिस्कस हाँ भी फॉर्म नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो ये एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होते हैं, उससे थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में पता लगता है। कमेंटेटर्स को ये पता लग रहा है कि माइंडसेट क्या है जो भी मैं जिस प्लेयर से बात कर रहा हूँ। सो जो जब कमेंट्री में जाके बैठते हैं तो वो उसका हल्का सा जिक्र करते हैं कि ये सोच रहा था, ये इस तरह करने जाएगा, और ये कहा है उसने कि मैंने प्लानिंग इस तरह की हुई है। सो ये चीज़ें जो है ना, इससे कोई ये समझता है कि कमेंटेटर्स वगैरह जो है वो कोई टिप्स देते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो उन्होंने बैठ के गेम को डिस्क्राइब करना है। बाबर अच्छा खेल रहा होगा वो उसकी तारीफ करेंगे, अच्छा नहीं खेल रहा होगा तो कहेंगे कि जी ये गलत हुआ। इसी तरह बॉलर्स के साथ भी यही है, अच्छी बॉलिंग कर रहे होंगे तो कहेंगे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बुरी बॉलिंग कर रहे हैं तो अगर बुरी बॉलिंग को तो आप अच्छा नहीं कह सकते। तो आई थिंक ये सिलसिले जो है ना, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ ये होते रहते हैं। इवन अगर आप कई दफ़ा देखते होंगे कि ऑपोजिट नंबर्स भी आपस में बातें कर रहे होते हैं, दोनों टीमों के प्लेयर आपस में डिस्कस कर रहे हैं बिफोर द गेम, आफ्टर द गेम। सो क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा कॉमन उसमें फैक्टर होता है कि एक दूसरे को वो मतलब गुफ्तगू करके इंगेज रखते हैं अपने आप को क्रिकेट के मुख्तलिफ। सर आप कहाँ समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की गलती हुई है जिससे उनको आगे नहीं दोहराना चाहिए? देखिए, पेशावर ज़ल्मी ने, मैं फील करता हूँ कि थोड़े से जो रन्स जो शुरू में हुए ना, उनकी जो पावर हिटर्स थे, बेसिकली आप देखें ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओवन आज कुछ ना लंबी ईंटें मार के रन्स बना देगा। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि समद जो है, जैसे उसने पिछले मैच में रन्स किए थे, आज वो कुछ चाहे वो 10 बॉलों में 20 रन भी कर जाता, यानी ओवन अगर चाहे 15 बॉलों पे 30 रन भी कर जाता, तो यही स्कोर जो आपको 147 नज़र आया था, ये तकरीबन 160-170 हो जाता। सो ये वो स्कोर था इस पिच के ऊपर, क्योंकि दोनों को पता था कि इस पिच में गेंद ने कुछ ना कुछ काम करना है। पहली मरतबा बॉलर्स को हेल्प मिली। आप देखें ना, आज बॉलर्स ने डोमिनेट किया, आज बैट्समैन ने डोमिनेट नहीं किया, इसलिए कि पिच जो थी वो बॉलर्स के लिए बनी हुई थी। बैटर्स के लिए आज इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, बैटर्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। यूजुअली आप देखते होंगे कि बॉलर्स स्ट्रगल करते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर, शॉर्टर फॉर्मेट में, T20 में उनके पास तो कोई मदद है ही नहीं पिच से, सीधे सीधे बॉल आती है, उसको वो बैटर्स जो है वो मारते रहते हैं। लेकिन यहाँ आज मेरा ख्याल है अच्छा बैटल था बिटवीन बैट एंड द बॉल, और आई थिंक अल्टीमेटली तो मैं कहूँगा कि ठीक है, बैट हावी हुआ, हसन
उस्मान अली ने चौका मार के मैच को जिता दिया, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग दोनों तरफ से बड़ी अच्छी हुई और जिस वक्त उनको विकेट चाहिए थी वो विकेट्स मिली। लेकिन स्टिल आई वुड से कि कराची किंग्स के थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि उनकी प्लेइंग 11 अभी भी इतनी मजबूत नहीं है जितनी वो होनी चाहिए। उनके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। सर क्या हुसैन तलत को आखिरी ओवर देना वाज वर्थ इट? दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक मेड बाय बाबर। देखिए होता ये है कि आपने पूरा कैलकुलेट करना होता है कि ये 20 ओवर्स है, 10 ओवर एक एंड से होंगे, 10 ओवर एक एंड से होंगे। दो बॉलर जो है 4 और 4 8 एक एंड से करेगा और दो ओवर किसी और ने करने हैं वहाँ से। सो ये 10 ओवर इस तरह वो डिवाइड करते हैं। जब साइम अयूब बॉलिंग कर रहे थे वो बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे थे। 3rd ओवर में उनको एक छक्का लग गया। जब उनको छक्का लग गया तो उन्होंने उनको चेंज कर दिया। मेरे अपने नज़दीक कोई ऐसा इशू नहीं होता क्योंकि छक्का लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो चौथा ओवर भी उसी वक्त अगर दे देते तो ये चांसेस थे कि कोई अगर फिर उसको मारने जाता तो वो आउट भी हो सकता था। और उसके बाद होता है कि अगर वो उस वक्त ओवर कर लेते तो आखिरी ओवर जो है ना उनके लिए किसी और बॉलर को ना बुलाना पड़ता। फिर आपके पास वो जो 3 बॉलर्स बाकी थे, चाहे वो जोसेफ होते, चाहे वो ये अली रज़ा होते या एक और उनके पास जो फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे ल्यूक वुड होते। सो वो अगर इस सिचुएशन में होते, आखिरी ओवर में अगर 8 रन करने होते और ऐसी पिच के ऊपर, तो वो ये कैलकुलेटिव मिस्टेक मुझे लगी बाबर ने की। ओवरऑल वैसे उसकी कैप्टनसी बुरी नहीं थी लेकिन बॉलिंग चेंजेस में उसने जो है वो अपने 5th बॉलर को, और एक और चीज़ भी जेहन में उसने कि एक मजबूर था वो, इसलिए उसको हुसैन तलत को इसलिए बुलाना पड़ा कि उसके जेहन में ये था कि स्पिनर को छक्का ना लग जाए। ठीक है, उसने कहा हो सकता है फास्ट बॉलर को थोड़ा हेल्प कर रही है पिच, हुसैन तलत जो है वो कुछ करता है। लेकिन आपने एक ऐसे बॉलर को जिसको यूज़ ही नहीं किया, एक इतने क्रंच टाइम पे उसको बुला लिया, वो तो वैसे ही मेंटली गिरा हुआ होगा। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट अली रज़ा? वन ऑफ द लीडिंग, हमें लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त का बेहतरीन बॉलर साबित हो सकता है और जो उसकी परफॉर्मेंस देखी है। सर हाउ डू यू प्रोजेक्ट इट? देखिए मेरे अपने नज़दीक तो हमने पहले भी डिस्कस किया, इसको एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है, लेकिन उस पोटेंशियल को हमने महफूज कैसे करना है, उसको ग्रूम कैसे करना है और उसको आगे लेके कैसे जाना है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होनी है और किस अंदाज में होनी है। वेरी लीन, वेरी थिन, अभी उसमें उसमें शेप में वो अगर 146 और 145 पे अगर वो बॉलिंग कर रहा है, इट मींस कि अगर उसकी प्रॉपर केयर की जाए, उसकी थोड़ी सी उसमें स्ट्रेंथ आए, उसके मसल्स में, उसके बैक के मसल्स में, उसके बॉलिंग मसल्स में, जो वो आगे जाएगा तो ये और ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। और जो ये एक्सपीरियंस गेन करेगा बाय प्लेइंग मोर क्रिकेट, लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सो आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी ये ग्रूम करके, और ये एक एसेट होगा पाकिस्तान का। अब इसको किस तरीके से ये डेवलप करते हैं, किस तरीके से इसकी डाइट के ऊपर काम करते हैं, और ये इसको ये देखना चाहिए कि ये कहाँ से बिलोंग करता है और कहाँ ये रहता है, वहाँ क्या एनवायरनमेंट है, उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई थिंक ये जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है पीसीबी की, आई थिंक ये इसको अपने अंडर फोल्ड में ले लेना चाहिए इसको, और इसके ऊपर पूरी तरीके से इसके ऊपर डेवलपमेंट का एक पूरा प्रोग्राम बनना चाहिए और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। वेरी वेल सेड सर, और अमेजिंग मैच, एक्साइटिंग मैच, और कहते ना कि नेल बाइटिंग मैच आज देखने में आया है। बड़े अरसे बाद ऐसा मार्का नज़र आया जिसमें आंखें जो थी बिल्कुल स्क्रीन की तरफ लगी थी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम स्पॉट एनालिसिस करेंगे। पीएसए के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन थे? मैन ऑफ द मैच थे खुशदिल शाह, जिनका कहना था कि वो बाबर आजम की विकेट लेने के लिए बेताब थे और आज उनको ये सुनहरी मौका मिला। जी सर। इसमें तो मैं खुशदिल शाह को इस बात पे तो मुबारकबाद नहीं दूंगा कि इन्होंने बाबर आजम की विकेट ले ली। इस बात पे मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस वक्त उसकी टीम को ज़रूरत थी उसकी कि वो मैच को जीत में कन्वर्ट करे, वो पीरियड उसने बहुत अच्छे अंदाज में वहाँ गुजारा। क्योंकि जब तक वार्नर खेल रहे थे तो ये उसको सेकंड फिडल का रोल प्ले कर रहे थे और ज़्यादातर स्ट्राइक दे रहे थे वार्नर को। लेकिन जैसे ही वार्नर आउट हुए, इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बड़े अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, आइडिया है। आज उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। नॉर्मली हम उनको देखते हैं कि वो हमेशा चार्ज अप करते हैं, क्योंकि आज पिच ऐसी नहीं थी। यानी पूरे गेम में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 छक्के लगे। और अगर आप उसको देखते हैं जिस अंदाज में ये खेले हैं, हालांकि ये 17 बॉलों में 23 रन T20 के फॉर्मेट में इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन हालात में इन्होंने 17 बॉलों पे 23 रन
किए वो इनकी टीम की जीत की ज़ामिन बना, और यही चीज़ चाहती है हर टीम कि उनके पास ऐसा प्लेयर हो जो उनकी टीम को जिताने में मदद दे। आज ना सिर्फ इन्होंने बैटिंग अच्छी की, 23 रन बड़े क्रूशल मौके पर ऊपर किए, दूसरे इन्होंने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त किया क्योंकि उस वक्त जो है अगर आप देखेंगे कि 3 ओवर में इन्होंने 3 विकेट लिए, सिर्फ 20 रन दिए और बड़ी प्राइज्ड विकेट इन्होंने ली। कैटमोर ने इनको एक बॉल पे छक्का मार चुके थे वो, उसके बाद जब वो दूसरा मारने गए तो बड़ा अच्छा कैच किया इरफान नियाजी ने, और उसके बाद जो बाबर आजम की विकेट थी वो सेट हो चुके थे। सो उसको उस वक्त आउट करना आई थिंक बहुत बड़ी बात थी। तो खुशदिल शाह को मुबारकबाद इस बात की ज़रूर देनी है कि आज उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन से कराची किंग्स मैच जीत गई। सर बहुत सेटिस्फाइड नज़र आ रहे थे। कहते हैं कि जो फ्रेंचाइज ओनर है वो कहते हैं आप जिस तरह मर्जी खेलें, अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखें, और कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। होता है ना कि अगर आप ना परफॉर्म करो तो आपको बहुत सी नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है इर्द गिर्द से, बट दैट्स अ वेरी कंफर्टेबल कमेंट। देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनमें पोटेंशियल तो है ना, और अगर आप इनके पास्ट में वो देखेंगे तो उन्होंने अपनी डोमेस्टिक लेवल के ऊपर या जिन भी लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं अपनी अपनी टीमों को जिताने में बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। सो फ्रेंचाइज ओनर्स को भी पता होता है कि हमने जिन प्लेयर्स को हायर किया है उनमें कैपेबिलिटी है तो हमने हायर किया है ना। सो इसलिए उनका रोल सिर्फ यही होता है कि भाई ठीक है, मैदान में कभी आप अच्छा भी करेंगे, आप बुरा भी करेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ ये होती है कि सपोर्ट जो है ना, यानी टीम मैनेजमेंट की जिसमें कोचेज़ हैं, सपोर्ट स्टाफ है, देन टीम ओनर्स हैं, उनकी सपोर्ट अगर रहेगी तो प्लेयर जो है फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, कंफर्टेबल रहता है, एक आध फेलियर के बाद दोबारा कम बैक करता है। अब आज जैसे बाबर आजम के लिए भी यही सिचुएशन थी, मुसलसल फेल हो रहे थे। टीम साइफर्ट को देख लें, आज पहली बॉल पे ही वो आउट हो गए। वो अच्छा स्टार्ट इनको दे रहे थे। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इन प्लेयर्स को बिल्कुल अपने आप को अपने उस जिसको कहते हैं कि फोकस रहना चाहिए कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले इनकी कंट्रीब्यूशन से इनकी टीम जीतने की, मतलब उसमें वो चीज़ है, वो इनकी परफॉर्मेंस जामिन बने कि जी इनकी टीम जो है वो जीत गई है। सो आज खुशदिल शाह ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। सर ज़ल्मी के डग आउट में आपने देखा होगा इंजमान और मुश्ताक साहब ऐसे थे जैसे पता नहीं, दे वर लाइक फीलिंग देयर हार्ट्स ऑफ एंड दे गोना बी, कहते हैं ना कि 2 मिनट में उनको अल्लाह कर कुछ हो जाएगा। सिर्फ उसी डग आउट में नहीं था, आप देखेंगे दोनों तरफ मूड स्विंग्स थे। अच्छा, मैच कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, हार्ट थ्रॉबिंग तो था दोनों तरफ। जब वो कराची किंग्स को दिखाते थे, जब उनकी विकेट गिर रही होती थी वो बिल्कुल डाउन होते थे, और थोड़ा सा ये अच्छा कर रहे होते तो पेशावर ज़ल्मी नजर आता था खुश हैं। लेकिन जैसे पेशावर ज़ल्मी की आखिर के ओवर्स में सिलसिला नीचे शुरू होना हुआ तो मुश्ताक और इंजमाम बैठे हुए डग आउट बहुत परेशान नजर आ रहे थे, और होना भी था क्योंकि टीम उनकी हारने के करीब जा रही थी। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आखिरी ओवर अच्छा हो जाए, वो जीत जाए। लेकिन आई थिंक इस सारे आज के मैच के बाद जो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हुआ है ना, वो है आपका जो टेबल है, जो पॉइंट्स का टेबल है ना, उसमें बहुत ज़बरदस्त ऊंच नीच हुई होगी आज। और अगर हम उसको सामने देखें, आप देखिए यूनाइटेड तो अभी तक अपने 4 मैच खेल के ऊपर खड़ी है, लेकिन आज देखें किंग्स कहाँ थी और आज कहाँ पहुंच गई। दिस वन विक्ट्री उनको कहाँ से कहाँ लेगी। तो हम यही कह रहे थे किंग्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। आज हम जब प्री मैच में डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये आज जीत जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं टेबल पे ऊपर आते हुए नजर आएंगे, और ऐसा ऊपर आएगा 5 मैच में अब उनकी 3 विन हो चुकी हैं और उनके 6 पॉइंट्स हैं, और अभी भी उनका वैसे वो जो नेट रन रेट है वो माइनस में। लेकिन ये फायदा बहुत हुआ कि ज़ल्मी भी ग्लैडिएटर्स को देखे ना, ग्लैडिएटर्स नीचे फेंक दिया ना, ज़ल्मी ऊपर आ गई, लेकिन ज़ल्मी हार गई है मैच। कलंदर जो है वो अभी वहीं खड़े हैं, लेकिन कलंदर्स की टीम बहुत स्ट्रांग है। मैं फील करता हूँ कि अगले मैचेस में आपको कलंदर अपने मैचेस जीत के वो भी इसको इस टेबल को डिस्टर्ब करेगी। सुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा अपहिल टास्क है, इट्स वेरी मच वरिंग फॉर देम, बहुत अपहिल टास्क है। और वैसे ही अब अगर आगे देखें ना, इनके मुकाबले सब अच्छी टीमों से होने बाकी हैं, क्योंकि ये दोबारा जो सेकंड लेग आएगी उसमें दोबारा इन्होंने अच्छी अच्छी टीमों के खिलाफ खेलना है जिनसे ये हारे हुए हैं। सो क्या अब ये उसको जीत में कन्वर्ट करके अपने पॉइंट्स को बेहतर करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ज़ल्मी आप देखें, क्योंकि ये मैच हारने की वजह से वो 3 मैच हार गई है, सिर्फ एक ही मैच जीती है, 2 पॉइंट के साथ है। ग्लैडिएटर्स ने भी 3 मैच अभी खेले हैं, इनके पास
एक मैच इन हैंड है, एक उनकी विक्ट्री है और 2 पॉइंट के साथ। सुल्तान के लिए अब अगले जितने मैचेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जीतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत क्रूशल है। उनका मोरल वैसे भी इतना डाउन हुआ है क्योंकि अभी तक कोई उन्होंने जीत नहीं अपने नाम की, तो इट्स मैटर ऑफ द फैक्ट दैट हाउ दे गोना विन द मैच, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो आज का मैच होने वाला है, लेट्स सी, क्योंकि मुल्तान में होने वाला है और उनका होम ग्राउंड है। हाँ, मुल्तान सुल्तान का होम ग्राउंड, अपने होम ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं विद लाहौर कलंदर्स, विद लाहौर कलंदर्स। व्हाट अ मैच। और ये मैच भी आप देखिएगा कि बहुत ज़बरदस्त होगा। आई थिंक लाहौर कलंदर्स तो डेफिनेटली एज फेवरेट एंटर होगी, क्योंकि उनकी इस वक्त बहुत अच्छा पैकेज है उनकी। जो अगर मैं कॉम्पोजिशन देखता हूँ उनकी टीम की, उनकी प्लेइंग 11 की, उनके पास हर चीज़ मौजूद है। बॉलिंग उनकी पूरी है, अच्छा है, बैटिंग उनकी पूरी है। वेयर एज मुल्तान सुल्तान में अभी भी कहीं ना कहीं झोल नजर आता है उनकी प्लेइंग 11। सर आई थिंक बट मुल्तान है, होम ग्राउंड है, कोई ना कोई एज तो होना चाहिए। नहीं, एज तो खेल के ही वो उस एज को पूरा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि जी आपका घर है तो लोग आगे कहेंगे जी ये लो हमने आपको प्लेट में रख के मैच दे दिया। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेकिन लेट्स हैव अ लुक ऑन टॉप रन्स एंड टॉप विकेट्स एज वेल। सो देखते हैं कि किसने अपने रन्स में इजाफा किया है और कौन जो है वो सर फेहरिस्त है। अगर टॉप रन्स में देखें तो साहबजादा फरहान जो है वो 214 रन्स के साथ सर फेहरिस्त हैं। उसके बाद जेम्स विंस हैं 186 रन्स के साथ। उसके बाद मोहम्मद हारिस हैं 173, रिजवान 158 एंड कॉलिन मुनरो जो है 151। सिर्फ फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि आज हारिस थोड़ा सा ऊपर चले गए, क्योंकि उनकी आज एक अच्छी इनिंग हुई, 173 पे चले गए। रिजवान को उन्होंने थोड़ा सा अब नीचे फेंक दिया, 158 रन पे हैं वो, क्योंकि वो तो आज खेलेंगे तो अब देखते हैं वो किस तरह की बैटिंग करते हैं। मनरो भी आज नहीं खेलेंगे इसलिए वो 151 पे वहीं रहेंगे। साहबजादा फरहान इस वक्त टॉप पे हैं 214 रन पे। विंस बिल्कुल फेल हो रहे हैं 2 इनिंग्स में, इसलिए आप देखेंगे उनके रन जो हैं वहीं के वहीं खड़े हैं। 186 के ऊपर वो हैं, लेकिन अभी दूसरे नंबर पे हैं। सो इसमें भी अब आइंदा आने वाले मैचेस में आप देखेंगे कि गैप काफ़ी है। साहबजादा फरहान बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, उनको वो करने के लिए तो एक आध लंबी इनिंग्स इन लोगों को खेलनी पड़ेगी, वेंस को या रिजवान को या मनरो को, क्योंकि वो 100 करेंगे तब जाके उसके दूसरे 14 को टच कर सकते हैं। सर वो तो हर मैच में चले हैं। नहीं, साहबजादा रिजवान को फेल होना पड़ेगा ना, इसको फरहान को फेल होना पड़ेगा ताकि बाकी ऊपर आ सके, मौका दे। लेकिन वो मौका नहीं देगा, वो इसी तरह खेलता रहेगा जैसे वो खेल रहा है। सर इट्स लाइक वेरी मच गुड फॉर अस, और टीम में जगह बनाने में बेहतरीन एक एक एड ऑन है। लेट्स सी के मोस्ट विकेट्स अगर आज विकेट्स को देखते हैं तो क्योंकि ऑब्वियसली होल्डर आज इन्वॉल्व नहीं थे, हसन अली आज इन्वॉल्व थे, मुझे लगता है उनको इतनी आज उनकी बॉलिंग में हमें वो नज़र नहीं आया। 10 विकेट्स के साथ वो सेकंड नंबर पे हैं। शादाब खान भी आज इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए उनका टेबल पे वैसे ही 8 नंबर पे हैं। 8 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पे हैं। अफरीदी ने आज विकेट्स लिए हैं, 8 उसकी विकेट्स हो गई हैं, और इमाद वसीम 7 पे आ गए हैं। 7 विकेट के साथ वो 5वें नंबर पे हैं। सो ये टॉप 5 बॉलर्स हैं जो इस वक्त जो है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं PSL एडिशन 10 में, और हम इन्हीं को देखेंगे कि आगे चलते हुए इनमें क्या उतार चढ़ाव आता है। हाँ सर, तो आपके आने वाले मैचेस ही पता लगेंगे कि कौन जो है इससे बेहतर खेलता है और कौन अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बनाता है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैच होने वाला है वो है मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर इन मुल्तान स्टेडियम। तो मुल्तान की जो शायकीन क्रिकेट हैं वो कहते हैं कि पुरजोश लग रहे हैं, क्योंकि पहला मैच है मुल्तान में, तो आई एम श्योर कि क्राउड होगा और ज़बरदस्त क्राउड होना भी चाहिए, क्योंकि अपने होम ग्राउंड को सपोर्ट करने के लिए, अपने मैच को सपोर्ट करने के लिए शायकीन क्रिकेट को पहुंचना चाहिए। जी सर, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक क्राउड के बगैर प्लेयर्स को भी खेलने में इतना वो इन्जॉय नहीं करते। सो मेरे अपने नज़दीक क्राउड की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, और हमने पहले देखा मुल्तान में अच्छी खासी तादाद में लोग आते हैं, पैशनेट हैं काफ़ी लोग वहाँ। मुझे उम्मीद है कि उनको सपोर्ट करने आएंगे, तो अच्छा मैच होने जाएगा, क्योंकि मैच बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को जीत चाहिए। और दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स जो हैं वो जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उनको ऐसा लगता नहीं है कि कोई इतनी आसानी से शिकस्त दे सकेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा अपने तीनों डिपार्टमेंट्स में, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में, कि उनको बीट करें। अगर हम इन टीमों के उसका अगर स्क्वाड का जायज़ा लें तो हमें आइडिया होगा कि इनके पास रिसोर्सेज हैं क्या। लाहौर कलंदर के पास तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका वो बन गया हुआ है कॉम्बिनेशन। अगर इनको आप देखते हैं तो आप नईम को
को उन्होंने फ़खर जमान ज़बरदस्त फॉर्म में है, अब्दुल्ला शफीक को भी अच्छा टच आया हुआ है, मिचेल बड़ी ज़बरदस्त मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं, सैम बिलिंग्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है, सिकंदर रज़ा हैं, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं। बॉलिंग में आप देख लें तो क्या शाहीन आफरीदी आज पहले ओवर में ही आउट कर रहे हैं, हारिस रऊफ़ नीचे आके आउट करते हैं, जहादात को ये फिलहाल नहीं खिला रहे। रिशाद हुसैन की जो एंट्री है उससे उनको स्पिनिंग बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़बरदस्त इनको तकवीत मिली है। आसिफ आफरीदी भी है वहाँ पर, आसिफ अली भी इनके पास मौजूद है, परेरा इनके पास एक बड़े ज़बरदस्त बैटर मौजूद हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें वीज़े को तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो खिलाएं। सो मेरे नज़दीक ये बहुत ज़बरदस्त स्क्वाड नज़र आ रहा है और आई होप कि ये इसको इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। साहिबजादा फरहान भी यहीं से नहीं खेलते, साहिबजादा फरहान बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड से लेकिन हाँ वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से। सो लाहौर कलंदर मुझे लगता नहीं है कि अपनी प्लेइंग 11 में कोई चेंज करे, लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए डेफिनेटली थोड़ी सी गौर खौस की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान में अभी तक हम जिस तरह देख रहे हैं रिजवान रन्स कर रहे हैं, शाय होप ने अभी तक डिसअपॉइंट किया है, ये भी ड्यू हैं फॉर रन्स, जैसे आज डेविड वार्नर ने किया, कल जैसे किया उस्मान खान। सर योर प्रेडिक्शन लाहौर और मुल्तान जल्दी से। लाहौर कलंदर मेरे अपने नज़दीक। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कौन जीतेगा। आज का मैच भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और शायकीन क्रिकेट से रिक्वेस्ट है कि जाएं और मुल्तान को बेहतरीन क्रिकेट फैंसियर सिटी बनाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।